हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपको पढ़ा रहे हैं आनुवंशिकता का चैप्टर। उस आनुवंशिकता के चैप्टर में हमने आपको कल समराइज किया था। एक बार जो पीछे का वीडियो भेजा गया था उसको हमने समराइज किया था। उसमें हमने आपको जो है मेंडल के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लेख किया था। मेंडल की सफलता के कारण हमने बताया थे आपको। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया ये बताया था हमने। इसके अतिरिक्त मेंडल ने कौन कौन सी शब्दावली इस्तेमाल की थी, उन शब्दावली के बारे में हमने कल आपको डिटेल में बताया था। आज हम मेंडल के नियमों का उल्लेख करेंगे। हमने आपको बताया था कि मेंडल जो थे उनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल था। वह एक देश ऑस्ट्रिया था। उस ऑस्ट्रिया में वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वहीं पे एक ब्रून शहर था। उस ब्रून शहर में एक चर्च थी। उस चर्च की ये पादरी थी और वहीं पे जो चर्च का लॉन था, बगीचा था, उसी लॉन में बगीचे में इन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। काफ़ी वर्षों के बाद, लगभग 8 वर्षों के एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने अपने नियम को प्रकाशित किया। और हमने आपको बताया था कि मेंडल ने जब अपने नियमों को प्रकाशित किया उस समय उनके नियमों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 16 वर्षों के बाद, कहने मतलब उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लोरेंस, वान सेरमैक और ह्यूगो डी व्रीट। ये 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर मेंडल के नियमों को प्राप्त किया या मेंडल के निष्कर्षों को प्राप्त किया। तो इन्होंने 16 वर्षों के बाद, मेंडल की मृत्यु के बाद, अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से जो है मेंडल के निष्कर्ष को जब प्राप्त किया तो मेंडल के नियमों को उन्होंने पुनः प्रकाशित किया। जब मेंडल के नियमों को उन्होंने पुनः प्रकाशित किया तो लोगों ने मेंडल के नियमों को ध्यान देना प्रारंभ किया। ठीक है। और उन्हीं जो पुनः प्रकाशित किया गया तब जाकर के जो होता है उसके विश्व की जो संस्थाएं थी, विश्व के जो वैज्ञानिक थे, लोगों ने उनके एक्सपेरिमेंट पर, उनके प्रयोगों पर अपनी जो होती है अपना उल्लेख किया, उसको बताया कि हाँ मेंडल ने जो बता दी गए वो सही निष्कर्ष है। और उसी निष्कर्ष के आधार पर मेंडल ने 3 नियम बनाए थे, जिनमें पहला जो नियम था, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित कितने नियम थे? 3 नियम थे, जिसमें पहला जो नियम था वह कहता था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये जो है उसका पहला नियम था, या इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम या इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने आपको बताया था कि प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है, जो दिखाई देता है, यह जब एक ही प्रकार के, या हम कहें कि जब एक ही प्रकार के विपरीत तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके बीच संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। वहाँ पे जो होता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है वह अप्रभावी को दबा देता है या उसको सुप्त कर देता है, जिससे प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण जो केवल दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते। कहने का मतलब होता है कि जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। या दूसरे में हम कहें जैसे लंबा और बौना पौधा है, लंबे और बौने पौधे के बीच में जब जो है संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो जो लंबापन होता है,
कैपिटल टी होता है वह स्मॉल टी को क्या करता है, बौनेपन को दबा देता है, उसको सुप्त कर देता है, जिससे पहली पीढ़ी में जो होता है केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, या हम कहें कि जो है दब जाते हैं। वही प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो मेंडल के द्वारा दिया गया पहला नियम था प्रभाविता का नियम। इसमें कहा गया कि जब विपरीत तुलनात्मक लक्षणों को, मतलब विपरीत क्या बोला, एक जोड़ी, जब एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके बीच जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उनसे जो प्राप्त जो यौवन पीढ़ी होती है, जो प्रथम पीढ़ी होती है, उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी के कारण दब जाते हैं। जैसे देख लेंगे प्रभाविता होता है लंबा पौधा, उसके बाद दूसरा होता है पौधा, मतलब लॉन्ग प्लांट और डॉट प्लांट। ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी। समान प्रकार के युग्मक है इसलिए इसको समयुग्मक की कहते हैं। अब इनमें से युग्मक का निर्माण होगा कैपिटल टी और यहाँ पे भी होगा स्मॉल टी। ये क्या हो गए, ये जो हो गए वो जनक, मतलब पहले, और ये क्या हो गए, ये होता है युग्मक। अब जब उन्हें संकरण की क्रिया कराई गई, क्रॉस कराया गया, तो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी का ये प्रथम पीढ़ी कहलाती है या यौवन पीढ़ी कहलाती है। ये विषम युग्मजी थे, विषम युग्मजी, ये लंबे पौधे, विषम युग्मजी लंबे पौधे। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि जब लंबा और चौड़ा पौधे को बीच में जब हम संकरण की क्रिया कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो कैपिटल टी क्या करता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, उसको सुप्त अवस्था में कर देता है, उसी को जो है विषम युग्मजी लंबे पौधे करते हैं। और ये जो लक्षण कहलाता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो जब विपरीत तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप बताएंगे, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा है, लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी का इस्तेमाल करते हैं और इनसे युग्मक का निर्माण होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इनमें जब संकरण की क्रिया कराई जाती है, निषेचन की क्रिया कराई जाती है, तो इनसे जो है विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो कैपिटल टी होता है वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और स्मॉल टी होता है वो अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। तो कैपिटल टी क्या करता है, वो स्मॉल टी के प्रभाव को कम कर देता है, उसको प्रदर्शित होने नहीं देता है। तो इसीलिए पहली पीढ़ी में सभी विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसी को जो है प्रभावी लक्षण केवल परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है मेंडल की प्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा नियम आता है, पहला तो हो गया, और इसके बाद दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए इसमें क्या है, इस वाले में इसमें जो होता है वही चीजें हैं, केवल यहाँ पे युग्मक क्या होते हैं अलग अलग होता है। लंबापन बौनापन ये दोनों क्या होते हैं अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी आप यही कहेंगे कि युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन जो होते हैं, जब युग्मक का निर्माण होता है तो जो जोड़े के जीन होते हैं वह पृथक हो जाते हैं। यह और युग्मक जो होते हैं प्रत्येक जीन जोड़े के साथ जो होते हैं, यह प्रत्येक जीन जोड़े के साथ जो होता है एक जीन पहुंचता है। यह और युग्मक में प्रत्येक जो लक्षण के लिए जो होता है एक जीन होता है और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। कहने का मतलब होता है, ध्यान सुनिए कि पृथक्करण का नियम का मतलब होता है या युग्मक का मतलब होता है
युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है कि इसमें जो युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है उस समय जो जोड़े के जीन होते हैं वह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और युग्मक जो होते हैं वह प्रत्येक जो होता है, जो युग्मक होगा वह प्रत्येक जीन जोड़े के साथ होते हैं। मतलब प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन जो होता है वह पहुंचता है। समझ आया? देखिए फिर से कि जब यही परिभाषा यही रहेगी, जब विपरीत तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त। इनमें जब स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है, देखिए इसमें जब स्वपरागण, इनमें जब हम स्वपरागण की क्रिया कराते हैं तो जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और नए नए सहयोग करते हैं। या आप कहें कि एक जीन जो होता है एक युग्मक के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। ये देख लीजिए, जब हम कहते हैं नर और युग्मक होता है, युग्मक तो क्या होगा, एक नर युग्मक होगा एक मादा युग्मक होगा। इधर हम क्या करते हैं, नर युग्मक लिख लेते हैं, नर युग्मक, और इधर जो होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक, अब यहाँ पे होता है जब स्वपरागण की क्रिया कराई गई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, तो ये जो होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कहने का मतलब युग्मकों की जो शुद्धता का नियम होता है, इसमें प्रत्येक जोड़े के जो जीन होते हैं वह एक एक युग्मक के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कहना युग्मक जब निर्माण होता है, इस निर्माण के समय जोड़े के जीन जो होते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं। यहाँ देखिए लंबा पौधा, संकर लंबे पौधे और बौने पौधे, ये जोड़े के जो जीन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और युग्मक में जो होता है प्रत्येक जीन जोड़े जो होते हैं, प्रत्येक जो जीन का जोड़ा होता है वह एक जीन, मतलब प्रत्येक जोड़े के जीन में जो होते हैं कम से कम एक जीन क्या होता है, पहुंचता है। अब इससे जो होता है, देखिए ये जो होता है कहलाता है आपका जो है अपूर्ण पीढ़ी कहलाती है, दूसरी संतान कहलाती है, ये दूसरी पीढ़ी होती है। अब इसमें जो होता है तो जीनोटाइप अनुपात होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने लिखवाया था जीनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप जो अनुपात होगा 1:1, मतलब बाहर से देख करके हम बता दिए। जीनोटाइप हमने बताया था क्या, किसी जीवधारी का जो बाह्य रूप होता है उसका रंग रूप आकृति होती है, उसका जो अध्ययन करते हैं तो वह जीनोटाइप कहलाता है। और जीनोटाइप का मतलब जब जीनी संरचना का अध्ययन किया जाता है तो वह जीनोटाइप कहलाता है। यहाँ हमने बाहर से देख के बता दिया कि 3 जोड़े लंबे पौधे हो गए, 1 जोड़ा बौना पौधा होगा। लेकिन जब जीन के आधार पर क्या आएगा, जीनोटाइप, जब जीनोटाइप अनुपात देखा गया कि 1:2:1, मतलब एक शुद्ध रूप से लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे और 1 शुद्ध रूप से बौना पौधा, ये प्राप्त होते हैं। यही कहने का मतलब होता है संकरण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम का मतलब होता है इसमें युग्मक जो होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं और नए नए जो होते हैं जीन के जोड़े बनाते हैं। और यहाँ पे युग्मक पृथक हो जाते हैं, यहाँ पे शुद्धता का नियम आ जाता है, ये जो शुद्ध रूप से लंबा पौधा हो जाता है और 2 जो संकर लंबे पौधे होते हैं और 1 शुद्ध रूप से बौना पौधा हो जाता है। तो यहाँ पे युग्मक जो होते हैं, गैमीट जो होते हैं, जो जीन होते हैं वह अलग अलग होकर के नए नए संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद जो होता है वह जो संयोग करते हैं और नए नए युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। तो वही चीज होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। अब देखिए जो ये दोनों ला है, इन दोनों ला को हम मिला देते हैं, इसे हम कहते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। मतलब आपको एग्जाम में जब पूछा जाता है तो वह पूछा जाता है एक संकर संकरण किसे कहते हैं, इसमें दोनों नियमों को व्याख्या की जाती है और ये फिगर बनाया जाता है और इसी फिगर को बना करके हम लोग समझ लेते हैं। और एक संकर संकरण होता है था कि जब एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं।
जब एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। यह अब इन दोनों जो नियम है मेंडल के, इन दोनों नियमों को जो हम मिला देते हैं उसको एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण की परिभाषा लिखते हैं और इसके बाद ये एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ तक आकर के बना करके यहाँ तक, तब जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक संकर संकरण किसे कहते हैं उसको उदाहरण सहित समझाएं। और हमने लंबा पौधा पौधा लिया है, कोई जरूरी नहीं यही आप सभी लोग आप जो होते लाल पुष्प और सफेद पुष्प ले सकते हैं। यह से लाल और सफेद पुष्प लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो है ये लाल पुष्प हो गया, लाल पुष्प, और ये होता है सफेद पुष्प हो गया। यह लाल पुष्प के लिए होता है कैपिटल आर आप इस्तेमाल करते हैं और सफेद पुष्प के लिए स्मॉल आर यूज करते हैं। इनसे वैल्यू बनेगा, रिजल्ट बनेगा, कैपिटल आर बनेगा और स्मॉल आर बनेगा। और इसमें जब क्रॉस बनाया जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बनते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर बनते हैं। ये पहली पीढ़ी हो जाती है। प्रथम पीढ़ी मतलब सभी पुष्प क्या होते हैं, लाल होते हैं, लाल पुष्प का विषम सुधमरी लाल पुष्प क्या होता है। और इनमें जब स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है, स्वपरागण होता है तो वह चक्र बना देते हैं, ऐसे चक्र बना करके जो है उसको ऐसे जो है डिस्क्राइब कर देते हैं। एक तरफ नर लिख देते हैं, एक तरफ उनके माला लिख देते हैं। यहाँ जो कैपिटल आर हो गया और ये स्मॉल आर हो गया, यहाँ कैपिटल आर हो गया और स्मॉल आर हो गया। अब इन दोनों को आठ बार के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल। वही देखिए फिनोटाइप अनुपात तीन ये लिख लेंगे कि फिनोटाइप रेशियो होता है 3 होता है और फिनोटाइप रेशियो होता है 1 होता है। मतलब 3 होते हैं लाल पुष्प प्राप्त होते हैं और 1 होता है सफेद पुष्प प्राप्त होता है। उसी तरह एक जो होगा वह लाल पुष्प होगा उस रूप से, दो जो होते हैं संकर लाल होंगे और एक होता है सफेद पुष्प होगा। तो इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के उदाहरण सहित उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अब मेंडल का जो तीसरा नियम है उसको हम अगले दिन आपको समझाएंगे। धन्यवाद।